लास्ट क्लास में हमने थोड़ा सा बात किया था स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन. तो हाउ यू डिफाइन समथिंग, एनी ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इट इज इन मोशन, कैसे डिफाइन करते हो? तो कल हमने उसे एक डेफिनेशन को थोड़ा सा रिकॉल किया था जो आपने 11th वगैरह में पढ़ा होगा कि इफ द पोजीशन ऑफ ए बॉडी is not changing with the change in time, then we say that the object is at rest, and if the position is changing with time, then we say that the object is in motion. ठीक है, आप लोग ये बताओ, अभी आप अपने अपने घर में बैठे हो, you are at rest or you are moving? At rest. रेस्ट पे हो, ठीक है. कैसे बोल दिए you are at rest? क्योंकि घर पे बैठे हैं. घर पे बैठे हो रहा है ना. हाँ, because you say that your position is not changing with time, ये बोल रहे हो ना. लेकिन थोड़ा सा आप थोड़ा ब्रॉड होकर के सोचो थोड़ा सा, और ये देखो कि सपोज कोई पर्सन आपको आउटसाइड अर्थ देख रहा होगा, सपोज फ्रॉम मून, या फिर बोलो मून में भी नहीं है, उससे भी आगे वहां से देख रहा होगा, देन व्हाट ही और शी विल फाइंड कि आप तो मूव कर रहे हो, यू आर मूविंग. तो फिर तो आपका डेफिनेशन गलत हो गया ना, यू आर एट रेस्ट और यू आर मूविंग, आपका डेफिनेशन चेंज हो गया. सो once again I ask, you are at rest or you are moving? आप क्या बोल रहे हो? पर ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है. ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है. Who is looking? ठीक है, वो ऑब्जर्वर आप भी हो सकते हो, वो ऑब्जर्वर कोई थर्ड पार्टी भी हो सकता है, बट we are at rest or we are moving, we cannot define unless we compare our position with any reference body. और जिस चीज में नेचर होता है कि उसको समझाने के लिए, उसको डिफाइन करने के लिए किसी थर्ड ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, एक रेफरेंस बॉडी की जरूरत पड़ती है, उस चीज को हमने क्या नाम दिया था पिछले क्लास में? ऐसे क्वांटिटी रिलेटिव क्वांटिटी बोलते हैं. एंड देयरफॉर स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन, इट इज नॉट एब्सोल्यूट क्वांटिटी. ओके, so you cannot say this object is absolute at rest or this object is absolute in motion. You cannot say that. ठीक है, your definition will change according to the reference point. आप अपने घर में बैठे हुए हो, आपको लगता है you are at rest, your velocity equal to 0 और बाकी चीजें आप वहां पे निकालते हो. बट अगर मैं with respect to अगर मैं सन में देखूं, so what happens, we are moving around sun, है ना. तो सन के अबाउट घूमते घूमते हमको लगता है कि हम अपने घर में बैठे हैं, बट वी आर इन मोशन. ठीक है, सो वी आर इन मोशन. व्हाट इज वेलोसिटी? व्हाट इज आवर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन? अगर अभी आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि अर्थ का अपना खुद का रिवोल्यूशन पार्ट को अगर आप भूल जाओ, अपने एक्सिस पे जो घूम रहे हैं उसको अगर आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, तो वी आर मूविंग अराउंड सन. ठीक है, तो सन के अबाउट इलेप्टिकल पाथ में जब हम घूम रहे हैं तो हमारा वेलोसिटी कितना है, एवरेज वेलोसिटी कितना होगा? आपको अंदाजा है इसका? अगर नहीं है तो इस चीज को याद रखें. इस चीज को जब मैं सन के अबाउट, आपने केपलर लॉ वगैरह पढ़ा होगा ना कि व्हेन द अर्थ इज close to sun, its velocity is more, and if it is farther point of the sun, then its velocity is less. तो velocity हमारा कम ज्यादा होता है, बट ऑन एन एवरेज हमारी velocity sun के अबाउट कितनी है? इस फिगर को याद रखना, बहुत काम की चीज है. दिस इज 30 किलोमीटर पर सेकंड. याद रखना इसी को, 30 किलोमीटर पर सेकंड इज द वेलोसिटी ऑफ अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू सन. लगभग 15 करोड़ किलोमीटर का हमारा रेडियस है ना. हमारा सन से डिस्टेंस लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, और 15 करोड़ किलोमीटर के रेडियस में अगर आप एक सर्कल बनाते हो तो एक रफ आइडिया लग जाएगा कि आपका सर्कमफ्रेंस कितना है, और इस सर्कमफ्रेंस को क्रॉस करने में आपके पास कितना समय है?
you have 365 days and 1 day is equal to 3600 multiplied by 24 seconds. ठीक है, तो इतना टाइम के हिसाब से आप कैलकुलेट करो व्हाट इज योर एवरेज वेलोसिटी. तो एवरेज वेलोसिटी जब आप अपने कैलकुलेट करोगे इट कम्स अबाउट 30 किलोमीटर पर सेकंड और 30 और फिर 30 मीटर पर सेकंड, 30,000 मीटर पर सेकंड या 30 किलोमीटर पर सेकंड. और जब भी आप कुछ फिजिक्स में ऐसे नंबर जब देखना शुरू करते हो तो फिर आपका थोड़ा ऊपर से निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है एक नंबर है. उस नंबर को अपने प्रैक्टिकल लाइफ से थोड़ा सा एसोसिएट करने की कोशिश किया करो, उससे उसका स्केल का अंदाजा लगता है. दिस इज 30 किलोमीटर पर सेकंड. यहां से 30 किलोमीटर डिस्टेंस क्या है रफली रायपुर. एंड देयरफॉर आप 1 सेकंड में रायपुर पहुंच रहे हो फ्री ऑफ कॉस्ट. इस स्पीड से आप सन के अबाउट घूम रहे हो. ठीक है, तो सोचो आपके पास कोई ऐसा व्हीकल हो यहां से जो 1 सेकंड में आपको रायपुर पहुंचा दे, और वो व्हीकल कोई और नहीं अर्थ खुद है. ठीक है, इस स्पीड से आप घूम रहे हो सन के अबाउट. अभी मैंने इसमें वो एक्सिस पे रोटेशन वाला पार्ट को मैंने अभी कंसीडर नहीं किया है. अगर उस वेलोसिटी को भी जोड़ दूं तो ये और भी ज्यादा है. ठीक है, तो हमारा सन के अबाउट रिवॉल्व करने का वेलोसिटी रफली 30 किलोमीटर पर सेकंड है. इसको याद रखना, अपने को काम आएगा नेक्स्ट टॉपिक में, अपने को काम आएगा. ओके, तो फिर से मैं बोलता हूँ वी आर एट रेस्ट और वी आर मूविंग. तो बोलेंगे नो आपको प्रॉब्लम हो गया. until or unless I have a reference body, I cannot define the state of rest and state of motion. अगर मैं सन के अबाउट देखूं तो आप मोशन में हो और एक अच्छा खासा मोशन में हो, 30 किलोमीटर पर सेकंड में हो. लेकिन आप जिस चेयर पे आप जो बैठे हो उस चेयर के रिस्पेक्ट में अगर मैं आपको वेलोसिटी निकालूं तो आपका वेलोसिटी है 0. दैट मीन्स यू आर एट रेस्ट with respect to your chair, with respect to your table, with respect to your home, with respect to earth itself, क्योंकि अर्थ के ऊपर ही आप चढ़ के बैठे हो. तो with respect to earth your velocity is 0 if you are sitting at your home, but with respect to sun you are moving. Okay, अब अर्थ में चलने लग जाओ तो with respect to earth you are moving as well as with respect to sun you are moving. Okay, so a state of rest and motion can be defined only if I have something to compare with, and therefore a state of rest is not absolute quantity. A state of motion is not absolute quantity. They are relative quantities. Clear? और इसलिए जब मैं किसी के वेलोसिटी को डिफाइन करना चाहता हूं, कुछ और स्टडी करना चाहता हूं, तो मैं डायरेक्टली तो मैं इसको समझा नहीं पाऊंगा. बिकॉज अनटिल और अनलेस आई हैव सम रेफरेंस बॉडी मैं स्टडी नहीं कर पाऊंगा. मैं आपका वेलोसिटी निकालना चाहता हूँ, वो आपको बोलेगा हमारी वेलोसिटी तो 0 है क्योंकि हमने ऐसा फ्रेम चुन लिया जिसमें हमारा वेलोसिटी 0 है. तो अगर मैं कुछ स्टडी करना चाहता हूँ तो सबसे पहले मुझे आपके लिए एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, एक ऐसा फ्रेम लेना पड़ेगा जिसके अबाउट में आपका पोजीशन निकाल सकूं और फिर बाकी स्टडी कर सकूं. और इसीलिए कल के लास्ट में खत्म करते समय हमने एक टॉपिक लिखा था कि अगले क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, और वो टॉपिक क्या था हमारा? फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस. तो और बोला भी था कि यह आपके सिलेबस का पहला टॉपिक है जो आपके कोर्स से रिलेट होगा. दैट इज फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस. पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस. तो हमने अभी चीज देख लिया कि रिलेटिव चीजों को निकालने के लिए मुझे हमेशा एक ऑब्जर्वर चाहिए, मुझे एक रेफरेंस बॉडी चाहिए. तो मैं वो रेफरेंस बॉडी कैसे लूं, है ना? मुझे पोजीशन निकालना है, मुझे एक रेफरेंस बॉडी चाहिए. पोजीशन निकालने के बाद चेंज इन पोजीशन निकालना है तो वेलोसिटी निकलेगा एंड ऑल दोस थिंग्स, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, जो आपको निकालना है. एंड देयरफॉर आई रिक्वायर ए रेफरेंस बॉडी. तो वो रेफरेंस बॉडी हम चूज कैसे करें? तो रेफरेंस बॉडी चूज करने का सबसे आसान तरीका यह है, कोई भी एक फिक्स्ड बॉडी ले लो, है ना? कोई एक फिक्स्ड बॉडी ले लो और उस फिक्स बॉडी में आप कोऑर्डिनेट एक्सिस अटैच कर दो. ऐसा कोऑर्डिनेट एक्सिस अटैच कर दो तो जो चीज आपको मिलेगी उसे हम बोलते हैं
फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस। पहले समझ लो, उसके बाद फिर लिखने की स्थिति पे पहुंचना। ठीक है, तो चलो पहले लिख ही लो। पहले तो क्लियर हो गया कि हमको एक फिक्स बॉडी लेना है, इस फिक्स बॉडी में हमको एक्सिस अटैच करना है, और जो भी स्ट्रक्चर हमको मिल रहा है उसे हम बोलते हैं फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस। एंड देयरफॉर अब एग्जाम में लिखने के लिए एक लाइन में आप आंसर क्या दोगे, व्हाट इज फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस। तो फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस कैसे शुरू करोगे, एनी फिक्स्ड बॉडी अटैच्ड विथ ए कोऑर्डिनेट सिस्टम इज नोन एज फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस। ये आपका डेफिनेशन बनेगा एग्जाम में लिखने के लिए। क्लियर, लिख लिए, लिखते चलना इसको। हालांकि आपको इसके नोट्स प्रोवाइड करूंगा, बट लिखते चलोगे तो थोड़ा सा प्रैक्टिस भी होते चलेगा, जो टर्म्स आपके बार बार यूज होंगे उसके साथ आप फैमिलियर होते चलोगे। ठीक, सो व्हाट आर फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस, एनी फिक्स्ड बॉडी अटैच्ड विथ ए कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब वो एक्सिस, कैसा एक्सिस लगाऊं, क्या जरूरी है मैं ऐसा ही एक्सिस लगाऊं, तो इसके लिए कोई जरूरी नहीं, बिकॉज मैथ्स में आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है, उसमें ऐसी एक्सिस लगाते हो ना 90 डिग्री पे एक्स वाई जेड ऐसा एक्सिस लगाते हो। कोई बोलेगा ना मुझे कार्टेशियन सिस्टम पसंद नहीं है, तो फिर क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज पोलर कोऑर्डिनेट, है ना। पोलर कोऑर्डिनेट्स आपने यूज किया, आपने इसके बारे में सुना, आर थीटा फाई वाला, आई थिंक ये 12th में भी था। ठीक है, Yes, sir. तो अब मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर सकता हूं एक्स वाई जेड वाला, मैं पोलर कोऑर्डिनेट यूज कर सकता हूं आर थीटा फाई वाला, मैं सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर सकता हूं, मैं और कोई नया कोऑर्डिनेट सिस्टम बना के भी यूज कर सकता हूं। ठीक है, बस मुझे उसके साथ डील करने के लिए मुझे रूल्स एंड रेगुलेशन पता होने चाहिए बस। ठीक है, लेकिन सबसे सिंपल कौन है, कौन सा, दैट इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इसलिए हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लेकर के हम पूरे स्टडी कर लेते हैं। सो कोई सा भी अगर मुझे एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर मुझे बनाना है, तो सबसे पहले मुझे चाहिए कोई भी एक फिक्स्ड बॉडी, और उस फिक्स्ड बॉडी में अगर आप ऐसा एक्स वाई जेड एक्सिस लगा दोगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच कर दोगे, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाएगा। फिक्स्ड बॉडी लेकर के आर थीटा फाई के लिए आप उसमें एक्सिस लगा दोगे, तो आपका वो भी एक आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाएगा। सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे बनाना है इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो एनी फिक्स्ड बॉडी अटैच्ड विथ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर, इसमें किसी को डाउट? और याद रखना, रिलेटिविटी में एक एक शब्द का मीनिंग है, एक शब्द इधर से उधर हिला, आपका पूरा आंसर जीरो, है ना। पूरा आपके वैल्यूअर को फुल अथॉरिटी है कि आपके आंसर को वो रिजेक्ट कर दे। एंड देयरफॉर जहां पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिखना है, वहां पे मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही लिखूंगा, उसका एक शब्द इधर से उधर हिलाऊंगा। ठीक है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इसके डेफिनेशन क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, एनी फिक्स्ड बॉडी attached with a coordinate system is known as frame of reference। हो गया। सपोज आपको एग्जाम में पूछ देगा व्हाट इज द सिंपलेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो आप क्या बोलोगे, यू टेक अ फिक्स्ड बॉडी एंड अटैच कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, बिकॉज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज द सिंपलेस्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो व्हाट इज द सिंपलेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ए फिक्स्ड बॉडी attached with Cartesian coordinate system is the simplest frame of reference। हो जाएगा ना। वो फिक्स्ड बॉडी में क्या लूं, सपोज मैं क्लासरूम में एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाना चाहता हूं, मैं किसी भी चीज को स्टडी करना, सपोज मैं अपने ही मोशन को स्टडी करना चाहता हूं, अपने ही पोजीशन को स्टडी करना चाहता हूं, या इस पेन का पोजीशन को मैं स्टडी, मैं इस पेन को ऐसा फेंकता हूं, उसकी ट्रेजेक्टरी में निकालना चाहता हूं, जो भी चीज मैं स्टडी करना चाहता हूं, उसके लिए मुझे सबसे पहला जो चीज जरूरत है दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किसको बनाऊं, ठीक है। सो यू आर फ्री, यू आर इंडिपेंडेंट टू चूज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इस व्हाइट बोर्ड को बना सकता हूं, इस कैमरे को बना सकता हूं, है ना, दीवार के कॉर्नर को बना सकता हूं,
फैन को बना सकता हूँ, टेबल, चेयर, जो जो चीज मुझे दिखाई दे रहा है, इनमें से किसी भी एक चीज को मैं एक रेफरेंस बॉडी लूंगा और उसी रेफरेंस बॉडी में एक कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच कर लूंगा। आप घर के किसी कॉर्नर को अपने देख लो, वहां पे 3 एक्सिस आराम से अटैच कर सकते हो, सिंपलेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो पूरा का पूरा आपका घर क्या बन जाएगा? आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाएगा। तो किसी भी सिचुएशन में आप अपने घर के अंदर आप सोच के देखो कितना फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप बना सकते हो, कितना हो सकता है, गिन के बताओ तो। आपके कमरे में कितना फ्रेम ऑफ रेफरेंस दिखाई दे रहा है आपको? गिनती बड़ा लगता है, सब लोग एकदम शांत हो गए। नाम तो पूछना पड़ेगा लगता है। अंजलि, सर फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस तो बहुत सारे हो सकते हैं और बस कॉर्नर्स को लेंगे तो 8 होंगे। नॉट नेसेसरी कॉर्नर्स, मैं बोला कितने फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको अपने कमरे में दिखाई दे रहा है? कितना दिखाई दे रहा है? सर बहुत इनफाइनाइटली सारे हो मैनी। सकते हैं। इनफाइनाइट, एकदम सिंपल सा गिनती है, इनफाइनाइट, है ना। इवन मैं एक एक सिंगल मॉलिक्यूल, एटम को भी मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना सकता हूं। सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैन बी एज स्मॉल एज अ सिंगल मॉलिक्यूल, सिंगल एटम, एंड इट कैन बी एज बिग एज होल यूनिवर्स। ठीक है, तो आपके पास इनफाइनाइट चॉइस है। सिंपल सा एक कमरे में आपके पास इनफाइनाइट फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकता है, आप कमरे से बाहर तो अभी बात ही छोड़ दो। ओके, तो अभी आपके कमरे के अंदर इनफाइनाइट फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस है। किसी भी एक बॉडी को पकड़ो, ओके इसके साथ कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच करो, दिस इज माय फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्यों लेना है फ्रेम ऑफ रेफरेंस? क्योंकि मैं उसके अबाउट किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन मैं निकालना चाहता हूं, एंड वंस आई गॉट द पोजीशन आई कैन फाइंड वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, व्हाटएवर यू वांट टू फाइंड आउट। Okay, so you are free to choose frame of reference. ठीक है, अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को मैंने बोला इट इज सिंपलेस्ट चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में भी आपने 3 चीज पढ़ा था, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। सबसे आसान कौन है डील करने के लिए? दैट इज 1 डायमेंशन। कोई भी डायरेक्शन ले लो, ओनली एक्स, ओनली वाई, ओनली जेड, ऐसा ले सकते हो। ठीक है, तो सपोज मैं इस कमरे में ये व्हाइट बोर्ड को मैं अपना फिक्स्ड बॉडी ले लिया, इसके साथ एक कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच कर दी, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लगा रहा हूं, वो भी 1 डायमेंशन, सिंपलेस्ट केस, और मैं अपना पोजीशन डिफाइन करना चाहता हूं। ठीक है, मैं बोलूंगा ओके इस बोर्ड से मैं 1 मीटर डिस्टेंस में हूं, सो दिस इज माय पोजीशन, आई हैव डिफाइंड माय पोजीशन। और एक बार पोजीशन मैंने बना लिया, टाइम के साथ देखो माय पोजीशन इज चेंजिंग और नॉट। इफ माय पोजीशन इज चेंजिंग आई एम मूविंग, इफ माय पोजीशन इज नॉट चेंजिंग आई एम नॉट मूविंग, आई एम एट रेस्ट। सो आई एम एट रेस्ट और आई एम मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू दिस व्हाइट बोर्ड। ओके, अब मेरा पोजीशन जरूरी थोड़ी मैं व्हाइट बोर्ड से निकालूं, मैं वो सामने वाला दीवार से निकाल लेता हूं। मैं बोलता हूं यहां से मैं 1 मीटर डिस्टेंस पे हूं, तो उधर से मेरा कितना हो सकता है? सपोज ये कमरे का लेंथ अगर 10 मीटर का है, यहां से नापता हूं, मेरा पोजीशन आता है 1 मीटर का, उधर से कितना आएगा? 9 मीटर का। ओके, दीज आर 2 वॉल्स, और मैं यहां खड़ा हूं, सपोज द लेंथ ऑफ दिस हॉल इज 10 मीटर, यहां से मैं 1 मीटर पे हूं, तो इधर से कितना होगा? 9 मीटर होगा। सो व्हाट इज माय पोजीशन, 1 मीटर कि 9 मीटर? विच वन इज करेक्ट? Nothing is correct until or unless you specify with respect to what. My position is 1 if I take this point as origin. My position is 9 if I take this point as origin.
है ना. सो व्हाट इज माय पोजीशन? पोजीशन इज नॉट एब्सोल्यूट क्वांटिटी. आपकी पोजीशन कितनी है? 1 मीटर है कि 9 मीटर है? हम बोलते हैं दोनों नहीं है और दोनों है. अगर मैं इसको ओरिजिन मानता हूं तो 1 मीटर, तो 9 गलत हो गया. इसको ओरिजिन मानता हूं तो 9 मीटर, 1 गलत हो गया. तो दोनों सही, दोनों गलत. until or unless you specify the origin, you cannot specify the position. okay, and therefore पोजीशन को डिफाइन करने के लिए आपको एक रेफरेंस बॉडी चाहिए ही चाहिए. और इसीलिए पोजीशन क्या है? एक रिलेटिव क्वांटिटी है. हमेशा याद रखना, पोजीशन इज रिलेटिव क्वांटिटी. उसके लिए हमेशा मुझे एक ओरिजिन की जरूरत पड़ती है, एक रेफरेंस बॉडी की जरूरत पड़ती है. हो गया. और इस तरीके से मैं एक रेफरेंस बॉडी पिक करता हूं, उसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम लगाता हूं, उसी को मैं बोलता हूं फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस. पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया. हो सकता है 1 नंबर के लिए आपको एग्जाम में पूछे व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ठीक, चलो आगे बढ़े. अब जब आपने देख लिया, आप अपने घर में बैठे हुए हो और आपके कमरे में खुद इनफाइनाइट फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस हैं, तो एक काम करो ना, उन फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस को क्लासिफाई करके अलग अलग कर लो. What are different types of frames of references you are having at your home? ठीक है. So we want to classify the frames of references. ठीक है. और जब क्लासिफाई करना है तो उसका कुछ बेसिस होना चाहिए. आएंगे बेसिस में. पहले देखते हैं कि what are different types of frames of references. तो frames of references are of 2 types. There are 2 types of frames of references. ठीक है. एग्जाम में बताया था ना, अगर बड़ा क्वेश्चन पूछना होगा क्या बोलेगा? अगर सबसे छोटा क्वेश्चन पूछना होगा तो बोलेगा डिफाइन फ्रेम ऑफ रेफरेंस. सिंपली. अगर इस क्वेश्चन को बड़ा करना होगा तो क्या बोलेगा? डिफाइन फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस. ठीक है. सो यू हैव टू क्लासिफाई इट आल्सो. तो फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस आर ऑफ 2 टाइप्स. वन इज नोन एज inertial frames of references. Inertial frames of reference, and another is non-inertial frames of references. ठीक है. तो frames of references are classified in 2 types. One is inertial and another is non-inertial. अब बताओ, ये जो टाइप्स पढ़ रहे हो फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस का, उसमें कौन से वर्ड का मीनिंग क्लियर नहीं है? फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस का मीनिंग तो अभी दे डाले, है ना. उसके बाद उसका टाइप पढ़ रहे हैं, और टाइप में क्या क्या है? इनर्शियल है और नॉन इनर्शियल है. इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस, तो फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस तो समझ में आता है. इधर भी नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस का डेफिनेशन तो पता है. अंतर क्या है दोनों में? एक इनर्शियल है और दूसरा नॉन इनर्शियल है. तो इनर्शियल नॉन इनर्शियल में क्या डिफरेंस है, यह हमको देखना पड़ेगा. उससे पहले, क्या आप इस वर्ड से फैमिलियर हो? इनर्शियल बना है इनर्शिया से, और इनर्शिया क्या होता है? What do you mean by inertia? बीच बीच में चेक करता हूं कहीं सो तो नहीं रहे हो. फिर से नाम लेके बुलाना पड़ेगा. कहां से शुरू करूं? आयुषी, यस सर. हाँ बोलो बेटा. आइडिया? यस और नो? सिंपली. नो सर. ओके.
खुशबू? सब पढ़े हैं लेकिन याद नहीं आ रहा। वही तो काम मेरा है ना, वही तो मैं याद दिलाऊंगा ना। फिर नेक्स्ट इज सरोज। बीच बीच में इस तरह से उठाऊंगा बेटा आप लोगों को ना, थोड़ा सा हो सकता है आप लोग बोर हो जाओ, हो सकता है थोड़ा सा नींद आने लग जाए, तो ऐसे बीच में चेक करता हूँ कि आप लोग सो रहे उठ रहे हो। सिर्फ समझना भी है ना। ओके चलो ठीक है, सबसे नहीं पूछता। इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल आया कहाँ से है? इनर्शिया से है। और इनर्शिया वर्ड सबसे पहले आपको कहाँ सुनने मिला होगा? जब आपने न्यूटन्स लॉज पढ़ा होगा, है ना। एक चीज पढ़ा होगा ना, इनर्शिया। इनर्शिया कहाँ कहाँ से आता है? If a body is at rest, it tries to be at rest. If a body is moving, it tries to be in motion until or unless some external force is applied on the body. ये स्टेटमेंट किस चीज का है? न्यूटन्स थर्ड लॉ। अरे न्यूटन तक का ठीक है। फर्स्ट लॉ। इनर्शिया फर्स्ट लॉ, का। न्यूटन फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो इट इज न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट इट ट्राइज टू बी एट रेस्ट, इफ इट इज मूविंग इट ट्राइज टू बी इन मोशन अनलेस एन इम्बैलेंस फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो दो चीज समझाता है। पहला वो ये बताता है व्हाट इज इनर्शिया। ठीक है, क्या है इनर्शिया? इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट इट ट्राइज टू बी एट रेस्ट। अगर एक बार एक पेन अगर रेस्ट है वो रेस्ट पे ही रहेगा, अगर वो मूविंग है तो वो मूविंग ही रहना चाहता है। अगर वो रेस्ट पे है उसको आप मोशन में लाना चाहते हो, या अगर मूव कर रहा है तो उसको आप रेस्ट पे लाना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक फिजिकल क्वांटिटी लगानी पड़ेगी। उसी फिजिकल क्वांटिटी का नाम क्या है? फोर्स। और इस तरीके से न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिफाइंस व्हाट इज इनर्शिया फर्स्ट एंड व्हाट इज फोर्स सेकंड। दो चीज बताता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ये नहीं बताता कि कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। ये पेन रेस्ट पे है, इसको चलाने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा ये तो बताता है, कितना लगाना पड़ेगा वो नहीं बताता है ना। ये दीवार रेस्ट पे है, उसको अगर मुझे चलाना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा, कितना लगाना पड़ेगा नहीं बताता। क्या वो पेन और इस दीवार दोनों पे सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाना पड़ेगा? नो, किसी में कम किसी में ज्यादा। तो किस में कम किस में ज्यादा क्वांटिफाई नहीं करता है। इसलिए आप हम ये बोल सकते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिफाइंस फोर्स नॉट बाय क्वांटिटी बट बाय क्वालिटी। इसलिए न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम बोलते हैं क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। वो फोर्स की क्वालिटी बताता है, क्वांटिटी नहीं बताता। वो ये जरूर बताता है कि फोर्स करता क्या है, लेकिन ये नहीं बताता कि कितना फोर्स वो काम को करेगा। ओके, वहीं पे आप सेकंड लॉ न्यूटन में जब जाओ वो एग्जैक्टली क्वांटिफाई करता है। वो ये बताता है कि कितना फोर्स लगा होगा तब जाकर के ये सब चीजें हो रही हैं। इसलिए वहां पे आप लिखते हो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना। F इज इक्वल टू dp बाई dt करके आप वहां पे लिखते हो। एंड देन थर्ड तो ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन वाला है। ओके, तो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन गिव्स टू डेफिनेशन, वन इज फोर्स एंड सेकंड इज द प्रॉपर्टी विच इज नोन एज इनर्शिया। ठीक है, तो अगर किसी बॉडी में इनर्शिया है तो करेगा क्या? अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, अगर वो मूव कर रहा है तो मूव करते रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। और ऐसा होते हुए आप हर जगह देखते हो। ठीक है, तो जहां जहां ये सब चीज होते हुए देखोगे, जिस फ्रेम में ये सब चीज होते हुए देखोगे उसे हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस। और इसलिए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का डेफिनेशन आप कैसे लिखोगे? तो हर स्टूडेंट इसको अपने तरीके से लिख सकता है। से फॉर एग्जांपल, चलो मैं इसका डेफिनेशन लिखना चाहता हूं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मैं डेफिनेशन लिखना चाहता हूं। ठीक है, तो कोई भी स्टूडेंट बोल देगा कि वो जो इनर्शिया वाला जो डेफिनेशन पढ़े थे वो न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो वहां पे लगेगा वो आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा।
इसलिए इसको घुमा के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लिखोगे? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक शॉर्ट एंड स्वीट लाइन में मैं लिख दूंगा, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स लॉज आर एप्लीकेबल इज नोन एज इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस। जिन फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में न्यूटन के लॉज लगते हो उसे हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस। ये इसका सबसे शॉर्ट और सबसे कंक्लूसिव डेफिनेशन। अब इसका तोड़ तोड़ के आप इसके 17 वर्जन बना लो, दैट इज अनदर थिंग। बट एक शॉर्ट एंड स्वीट में अगर अपनी बात को कहना है तो एक सिंपली आप ऐसा डेफिनेशन दे सकते हो, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, लिख लो इसको, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स लॉज होल्ड या न्यूटन्स लॉज आर एप्लीकेबल इज नोन एज इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस। The frame of reference in which Newton's laws hold। अगर ये शब्द ज्यादा ही छोटा लग गया तो आप ऐसे लिख लेना, in which Newton's laws are applicable is known as inertial frames of references। तो फिर इसका काउंटर डेफिनेशन क्या हो जाएगा? नॉन इनर्शियल किसको बोलोगे? तो इसमें भी पहला पॉइंट लिख सकते हो, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स लॉ डज नॉट होल्ड या न्यूटन्स लॉज आर नॉट एप्लीकेबल इज नोन एज नॉन इनर्शियल फोर्स। ठीक है, चाहो तो यहीं पे पूरा खत्म हो जाएगा कहानी। बस थोड़ा सा एनालिसिस करके देखो, आपको दुनिया में क्या देखने मिलेगा? ये देखने मिलेगा कि ये देखने मिलेगा? इनर्शियल फ्रेम देखने को मिलेंगे कि नॉन इनर्शियल फ्रेम देखने को मिलेंगे? इनर्शियल। इनर्शियल। इनर्शियल है ना, ये हमारा है कॉमन सेंस। ठीक है, इसको हम अपना कॉमन सेंस बोलते हैं। ओके, न्यूटन लॉज तो हर जगह अप्लाई होते देखते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये सही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ इसके पीछे भी पड़ेगा। क्या होता है, रिलेटिविटी पढ़ रहे ना, जो आपका अनएक्सपेक्टेड चीजें होंगी वही आपके सही आंसर होगी। जो कॉमन सेंस से लगता है ना, अच्छा ये सही होना चाहिए, पता चलेगा वही गलत है। जैसे कल हमने क्या बात किया था, किसके बारे में बात किए थे, जहाँ पे आपको थोड़ा सा बोला था झटका लगेगा, दैट वाज एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। एब्सोल्यूट। ओके, तो लगता था कि ओके, तो गैलीलियो ने इतना सारा चीज को एब्सोल्यूट बोला है, कुछ चीजें बस रिलेटिव चीजें हैं। पता चलता है कि जब अगर सही तरीके से एनालिसिस करके देखें तो दुनिया में एब्सोल्यूट नाम का कोई चीज ही नहीं है। ठीक है, वैसा ही इनर्शियल फ्रेम ज्यादा देखने को मिलेगा कि नॉन इनर्शियल? लगता है ओके, न्यूटन्स लॉज तो हर जगह लगते हुए दिखा है। इस पेन को अगर मैं यहाँ से छोड़ के चले जाऊं और इसको मैं 10 दिन बाद भी आकर के देखूं तो ये पेन वही यहीं पे रहेगा। हम बोलेंगे न्यूटन्स लॉ तो हमेशा एप्लीकेबल है, इसलिए ये मेरा घर क्या है, इनर्शियल है। लेकिन अभी डीप में स्टडी करेंगे तो पता चलता है कि ना, ये सब पॉसिबल नहीं है। इट इज केस ऑफ नॉन इनर्शियल। बट लोकल इवेंट के लिए मैं इसको इनर्शियल ले सकता हूं। कैसे? वी विल डिस्कस लेटर। ओके, तो सबसे शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन हमने दे दिया इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल का। द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स लॉज होल्ड इज नोन एज inertial frame, and where in laws of inertia is not applicable or Newton's laws are not applicable is known as non-inertial force. किसी ने कुछ क्वेश्चन सेंड किया है क्या? ना, मुझे नहीं दिख रहा है, बट ऐसा दिखा रहा है कि समथिंग, देयर इज सम कन्वर्सेशन। Anyways, you can ask directly. Okay, now let's continue. तो ये एक सिंपल सा एग्जाम में आएगा बेटा, याद रखना इसको।
हो सकता है 5 मार्क का क्वेश्चन आ जाए कि डिफाइन फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, डिफाइन इट्स टाइप, या सिंपली डिफरेंशिएट बिटवीन इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। तो अभी हम इसका डिफरेंस हम देखना शुरू किए हैं, अभी सिर्फ एक ही पॉइंट हमने डिस्कस किया है। हालांकि ये मोस्ट कंक्लूसिव है, लेकिन मैं इसका और एनालिसिस आगे मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलो अब उस तरीके से हम थोड़ा सा आगे और इसको देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। तो पहला चीज हमने देख लिया कि न्यूटन्स लॉज होल्ड। ठीक, तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं, थोड़ा सा इनर्शियल फ्रेम पे फोकस करने जा रहा हूं, और सब में नॉट नॉट लगा दो तो क्या बन जाता है, नॉन इनर्शियल बन जाएगा। इसलिए एक बार थोड़ा सा अच्छे से एनालिसिस करके देखते हैं इनर्शियल का। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, inertial frames of references, मैं इसको शुरू करना चाहता हूं। और सबसे पहला पॉइंट ये, इज इट विजिबल, जो लिखा हूं विजिबल है? यस। यस सर। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का पहला डेफिनेशन हमने किस बात पे देख लिया, न्यूटन्स लॉज के हिसाब से हमने एकदम शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन दिया, न्यूटन्स लॉज होल्ड या न्यूटन्स लॉज आर एप्लीकेबल, द फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस इन विच न्यूटन्स लॉज आर एप्लीकेबल इज नोन एज इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस। ये हमने एक सिंपल डेफिनेशन के रूप में रख लिया। ठीक है, अब आगे मैं और इसको कैसे बारीकी से इसको और डिफाइन कर सकता हूं। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है वो हालांकि कंक्लूसिव है, हालांकि मोर देन सफिशिएंट है, फिर भी डे टू डे लाइफ में किसी इवेंट को समझने के लिए अगर इस मेथड से अगर आप जाओगे तो थोड़ा दिक्कत का सामना आपको करना पड़ेगा। होगा क्या, सपोज अपने घर में मैं एक कॉर्नर को एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना लिया हूं, और फिर यहाँ एक टेबल पे एक पेन को रखता हूँ और फिर देखता हूँ न्यूटन्स लॉज एप्लीकेबल है कि नहीं है, फिर वो मैं बोलूंगा ओके सब कुछ तो एप्लीकेबल है, तो मैं पूरा का पूरा ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया हूँ वो क्या बन गया, इनर्शियल बन गया। ठीक है, अब कोई आके आपके घर में बोलता है कि नहीं मुझे आपके कॉर्नर पसंद नहीं है आपके घर का, मुझे इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं लेना है, मुझे आपके घर के दूसरे कॉर्नर को लेना है, तो दूसरे कॉर्नर में भी आप कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच कर दोगे। अब ये इनर्शियल है कि नहीं कैसे चेक करोगे, तो फिर से देखोगे न्यूटन्स लॉज आर एप्लीकेबल और नॉट, तो फिर से प्रूफ करना पड़ेगा कि ओके दिस फ्रेम इज इनर्शियल। ओके, कोई तीसरा पर्सन आपके घर में आके बोलता है नहीं मुझे न दोनों कॉर्नर पसंद नहीं है, आपके घर में जो टेबल रखा है ना उस टेबल का टॉप, उस टेबल के टॉप को मुझे फ्रेम ऑफ रेफरेंस देना, अब बताओ ये इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल है। तो जितना प्रूफ आपने यहाँ पे निकाला था, जितना प्रूफ आपने यहाँ पे निकाला था, उतना ही प्रूफ आपको इसके लिए भी निकालना पड़ेगा। तो ये जो पहला जो डेफिनेशन है वो मोर देन सफिशिएंट है, यहाँ तक के ठीक है, लेकिन फिजिबिलिटी के मामले में, थोड़ा कन्वीनियंस के मामले में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। जो भी आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस उठाओगे हर बार आपको प्रूफ करके देखना पड़ेगा कि इट इज इनर्शियल और नॉट, और इसलिए इसका कोई शॉर्टकट है क्या, इसका भी कुछ और दूसरा टेक्निक है क्या जिससे मैं पता कर सकूं कि वो इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल है। तो इसके लिए एक सिंपल सा एक डेफिनेशन ऐसे आप याद रख लो। देखो एक फ्रेम को तो आप इनर्शियल प्रूफ कर चुके हो, आपके घर का एक कोना आपको पसंद है, आपने इसको लिया, आपको जितना भी रूल्स एंड रेगुलेशन लगाना था सब आपने निपटा डाला और प्रूफ कर लिया, ये जो आपने फ्रेम लिया था वो क्या है, इनर्शियल है। तो कोई आपसे बोलता है कि आपके घर का जो टेबल टॉप है वो इनर्शियल है कि नहीं है, तो पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एक नया फ्रेम बनाए और पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन आपको लगाने की जरूरत नहीं है, आप इसके थ्रू आप उसको प्रूफ कर लो इट इज इनर्शियल। तो एक सिंपल डेफिनेशन ये बोलता है कि सपोज आई हैव मोर देन वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, सपोज आई हैव 2 और मोर फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस। ओके, तो सेकंड डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं किसका, इनर्शियल फ्रेम का। लेट वी हैव 2 और मोर फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस। याद रखना शुरुआत कर रहा हूं मैं फ्रेम से ना, फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस। ठीक है, क्या लिखा कि सपोज वी हैव
टू और मोर फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस। जैसे ये एक फ्रेम है, इसका नाम दे देता हूं सपोज एस। एक और फ्रेम है, सपोज इसका नाम है एच डैश। एक और फ्रेम है इधर, इधर कहीं पे ले लिया, कोई और पॉइंट को पकड़ लिया, कोई बोलता है मुझे यहाँ पे लेना है, कोई बोलता है मुझे यहाँ पे लेना है। ऐसे जहां पे मन लगे आपको जितने भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेना है ले लो। ये कोई भी एक फ्रेम इनर्शियल है कि नहीं है, ये कैसे पता करोगे? तो ये डेफिनेशन ये बोलता है कि सपोज वी हैव टू और मोर फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस। अब ये जो बाकी जो फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस हैं वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में या तो रेस्ट पे हैं या दे आर हैविंग सम कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, जैसे हो सकता है एस और एस डैश ऐसे ही बैठे हो, जैसे आपके घर का कॉर्नर और वो टेबल, कॉर्नर भी और टेबल भी दोनों आपको रेस्ट में दिख रहा है बिकॉज देयर पोजीशन इज नॉट चेंजिंग। ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है। या हो सकता है आपने किसी एक बॉल को आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लिया और उसको आपने लुढ़का दिया। सपोज दिस इज दैट बॉल और वो इस तरफ लुढ़क रहा है, ठीक है, और बोलते हो ना मुझे उस बॉल को फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेना है। कोई दिक्कत नहीं है, उसके साथ कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच करो, वो भी एक फ्रेम बन जाएगा। तो फ्रेम तो बन गया। माय क्वेश्चन इज क्या ये इनर्शियल है? ये चेक करने का सबसे आसान तरीका, शॉर्टकट मेथड ये है कि अगर हमारे पास दो या दो से अधिक फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस हो एंड दोस फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस आर हैविंग कांस्टेंट वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, लिखते भी चलते हैं। लेट वी हैव टू और more frames of references having constant velocity with respect to each other। ठीक है, यहां तक लिख लियो और थोड़ी चीज को आप समझो। हमने यहां लिखा है कि हमारे पास दो या दो से ज्यादा फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस हैं। किस टाइप से हैं? कि दे आर हैविंग कांस्टेंट वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। अब कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब कोई जरूरी नहीं कुछ वेलोसिटी हो। रेस्ट इज आल्सो ए काइंड ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी, v इक्वल टू 0। ठीक है, तो मेरे पास एक फ्रेम s है, एक फ्रेम s डैश है और ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हिल ही नहीं रहे। That means they are having zero velocity with respect to each other. They are at rest. ठीक है, तो मैं बोलूंगा with respect to each other the velocity is zero। अब मैं वो बॉल वाला केस लिया था, लुढ़का दिया एक बॉल को, वो जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से वो लुढ़क रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है। तो मैं बोलूंगा इट इज हैविंग कांस्टेंट वेलोसिटी दैट इज 10 मीटर पर सेकंड। कुछ भी हो सकता है, y 10 20 100 कुछ भी हो सकता है, बट whatever velocity that should be constant। अगर 10 के स्पीड से जा रहा है तो 10 से ही जाए, 100 से जा रहा है तो 100 से ही जाए। इट शुड बी कांस्टेंट। 0 से जा रहा है तो 0 ही जाए। सो वी हैव टू और मोर फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस हैविंग कांस्टेंट वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। देन तब क्या होगा? तब आपकी कहानी खुलेगी। देन ईच फ्रेम इज इनर्शियल। हर एक फ्रेम इनर्शियल होगा इफ एनी ऑफ देम इज इनर्शियल। हर एक फ्रेम इनर्शियल होगा अगर उनमें से कोई एक भी इनर्शियल प्रूफ हो जाए। पहले यहां तक लिख लो फिर समझ लो। ओके, लिख लिया? कंटिन्यू करूं? यस सर। तो देखो
देखो हमने डेफिनेशन क्या लिखा है उसको समझते भी चलो। हमने लिखा सपोज वी हैव 2 और मोर फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस। सपोज मेरे पास दो, एक फ्रेम ऐसा है, दूसरा फ्रेम ऐसा है, तीसरा फ्रेम यहाँ पे ऐसा है, चौथा ऐसा है। सो आई हैव मोर देन 2 फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस। ठीक है, और क्या होना चाहिए उनमें? हैविंग कांस्टेंट वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। मतलब मैं इन दोनों का सेट लेता हूं तो इन दोनों का वेलोसिटी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट होना चाहिए, भले ही वो जीरो ही क्यों ना हो, बट इट हैज टू बी कांस्टेंट। सपोज ये फ्रेम नंबर 1 फ्रेम नंबर 2 एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जीरो वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, दैट मींस दे आर एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। सपोज मेरे पास फ्रेम नंबर 3 है, 3 नंबर का फ्रेम 1 के रिस्पेक्ट में 10 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से इस तरफ जा रहा है। तो जब 1 और 2 एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में थे तो 2 और 3 भी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 10 का स्पीड होंगे। ओके, फ्रेम नंबर 4 सपोज इधर जा रहा है, बट जिस भी वेलोसिटी जा रहा है वो कांस्टेंट है, सपोज वो 30-40 कुछ भी हो सकता है। फ्रेम नंबर 5 किसी इस डायरेक्शन में जा रहा है, वो भी किसी कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है। तो ऐसा करके मैं बहुत सारे फ्रेम्स हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन ये बोलता है ये सभी के सभी इनर्शियल होंगे। कब? यदि इनमें से किसी भी एक को आप भिड़ के इनर्शियल प्रूफ करा दो। ठीक है, सपोज पता चलता है कि फ्रेम नंबर 5 आपका इनर्शियल था, जैसे ही फ्रेम 5 इनर्शियल प्रूफ होगा 4 2 3 1 सब के सब क्या बन जाएंगे? इनर्शियल बन जाएंगे। किस लिए बनेंगे? बिकॉज दे आर हैविंग कांस्टेंट वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। यहां तक किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो। कुछ पूछना है किसी को? किसी कुछ पूछना है यहां तक? नो सर। अच्छा, नो सर। मतलब या तो सब समझ में आ गया या फिर कुछ भी समझ नहीं आया। विच पार्ट इज सर करेक्ट? आगे समझ। आ गया? अच्छी बात है। सो फर्स्ट डेफिनेशन हमने बोला था सबसे शॉर्ट एंड स्वीट है। इसके साथ प्रॉब्लम क्या है? हम हर एक फ्रेम को हमको पकड़ पकड़ के प्रूफ करना होता है। तो हमने क्या बनाया? एक सेकंड डेफिनेशन बनाया, और ये क्या बोलता है? अगर बहुत सारा अगर फ्रेम है, बस ये ध्यान रखो ये सभी फ्रेम आपस में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हो, तो उस केस में किसी एक को पकड़ के आप इनर्शियल प्रूफ कर दो, सब के सब आपके इनर्शियल प्रूफ हो जाएंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, आपके घर का कॉर्नर, आपके टेबल सर का प्रूफ टॉप। कैसे करते हैं? वो आएंगे आएंगे, वो तो बहुत बड़ा इशू है। प्रूफ कैसे करते हैं वो बहुत बड़ा इशू है, और यही इशू आपको हर एक के साथ जाना पड़ेगा, है ना। इसलिए हम शुरू से ही कोई शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं ताकि हम किसी एक के साथ पूरा लड़ भिड़ के उसको इनर्शियल प्रूफ कर डालें। वो मेथड देखेंगे ना कैसे करते हैं। ठीक है, तो जैसे आपके घर का कॉर्नर है और मैंने एग्जांपल लिया था आपके टेबल का टॉप का। अब मैं बोलता हूँ आपके घर के कॉर्नर को इनर्शियल प्रूफ करो, तो पूरा जितना न्यूटन्स लॉज एप्लीकेबल है पूरा वहां पे जो नियम कानून है पूरा लगा डालो, पता चले आपके घर का कॉर्नर इनर्शियल है। अब मैं पूछता हूँ आपके घर का जो टेबल है उसका जो टॉप है वो, उसको अगर मैं एक फ्रेम बनाऊं तो वो इनर्शियल होगा कि नहीं होगा? तो जितना मेहनत आपने इस कॉर्नर को प्रूफ करने के लिए किया है उतना ही मेहनत आपको टेबल टॉप में लगाने की जरूरत नहीं है। आप वहां पे इस सेकंड डेफिनेशन को यूज करो। आप ये बोलोगे आपके घर का कॉर्नर और वो टेबल का टॉप एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। जब रेस्ट में है मतलब उनका आपस में रिलेटिव वेलोसिटी कितना है? 0। और जब रिलेटिव वेलोसिटी आपस में 0 है इसका मतलब अगर ये कॉर्नर इनर्शियल है तो टेबल टॉप भी इनर्शियल होगा। कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा उठा के लिख देना।
और इसकी जरूरत हमको पड़ेगी बार बार, बट अब ये तो शॉर्टकट है, हमको जरूरत पड़ेगी। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। कैसे प्रूव करेंगे, आएंगे उस पर भी, ठीक है। एकदम सिंपल सा एक छोटा सा डेफिनेशन और दूंगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो यहां तक क्लियर हो गया? यस। यस ठीक, सर। आगे बढ़े। तो इसको शॉर्टकट में क्या डालूं मैं इसको, जैसे इधर न्यूटन्स लॉ ऑफ होल्ड बस लिख दिया था। अब इसको याद रखने के लिए मैं एक कांस्टेंट वेलोसिटी वाले बस को हाईलाइट करके रखता हूं, बाकी मिटा देता हूं। ठीक है, आप लोग तो यस लिख रहे सर। हो बाकी। यस सर। तो एक फंडा था हमारा न्यूटन्स लॉ वाला, दूसरा फंडा है हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी वाला। चेक अपने दिमाग में बना के रखना है। तीसरा डेफिनेशन मैं और दे सकता हूं, और थोड़ा मैं चाहता हूं कि जैसे अभी किसी बच्चे ने क्वेश्चन किया ना कि प्रूफ कैसे करेंगे, इनर्शियल है कि नहीं, किसी एक को करना है, लेकिन करना तो पड़ेगा ना। कैसे करोगे? एकदम सिंपल सा चेक है उसके लिए। न्यूटन्स लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसको रेस्ट पे ही रहना चाहिए, जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ठीक है। क्या होगा अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाए बगैर ही उसमें उसके स्टेट में चेंज आ जाए? वो रेस्ट पे था, वो अचानक चलने लग जाए, वो चल रहा था, अचानक से रुक जाए बिना फोर्स लगाए, तब क्या होगा? तब हम बोलेंगे हाँ यहाँ तो गड़बड़ हो गया, मतलब यहाँ न्यूटन्स लॉ फेल हो गया। तो ये सिंपल सा एक चेक है। आप बोलोगे ऐसा कभी होता है क्या कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और बिना कोई फोर्स लगाए वो चलने लग जाए? इज इट पॉसिबल? तो अपने को लगता है कि नहीं, शायद ये तो संभव नहीं। इसलिए दुनिया में हमेशा हमको क्या मिलेगा? इनर्शियल फ्रेम ही देखने को मिलेगा, बट पिक्चर इसका जस्ट उल्टा है। ठीक है, ऐसा होगा। से फॉर एग्जाम्पल ट्रेन में मूव करते हो आप लोग, ट्रेन में कहीं आना जाना करते हो, है ना? अभी काफी दिन से जान ही रहे हो, कोरोना का ना, उससे पहले गए होगे। तो सपोज एक ट्रेन पे आप बैठे हो और वो प्लेटफॉर्म पे सिंपली खड़ी है, चल नहीं रही। सो द ट्रेन इज एट रेस्ट और इट इज मूविंग? रेस्ट पे है कि मोशन पे है? रेस्ट। आंसर इनकम्प्लीट है। फिर से सर बोल दूंगा, सन पॉज के हो गया फोर्स। था। हाँ, इफ अ ट्रेन, सर हमारे रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में है। सर इफ अ वीडियो ट्रेन, पॉज हो गया था, रिपीट कर दीजिए। कहां से? वो क्वेश्चन क्या पूछ रहे थे? ओके, माय क्वेश्चन इज, if a train is just in प्लेटफॉर्म, ठीक है, तो कैसे बोलूंगा ट्रेन का वेलोसिटी जीरो है? दैट मीन्स द ट्रेन इज एट रेस्ट। लेकिन किसी भी चीज का रेस्ट या मोशन में बिना किसी रेफरेंस बॉडी के मैं बता नहीं सकता। तो मेरा ट्रेन रेस्ट पे है कि मोशन है? प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। तो उसको हम बोलेंगे द ट्रेन इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द प्लेटफॉर्म। क्लियर? क्योंकि जब भी आपको रेस्ट या मोशन बताना होगा, आपको एक रेफरेंस बॉडी पिक करना ही पड़ेगा। वही एग्जांपल दिया था, आप अपने घर में बैठे बैठे मूविंग हो कि रेस्ट पे हो? यू आर एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द चेयर ऑन विच यू आर सिटिंग, बट यू आर मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू सन, है ना? तो एब्सोल्यूट डेफिनेशन नहीं हो सकता। एंड देयरफॉर द प्लेटफॉर्म इज एट रेस्ट विथ द ट्रेन इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द प्लेटफॉर्म। ठीक, उस समय बैठे बैठे आपको कोई फोर्स फील होता है क्या? आपको कुछ पुश या पुल फील होता है क्या? नो। नो। ओके, अब वो सिचुएशन देखो, व्हेन द ट्रेन इज मूविंग विथ 100 किलोमीटर पर आवर, अच्छा फुल स्पीड में दब के चल रही है 100 किलोमीटर पर आवर, उस समय आपको कुछ पुश या पुल फील होता है क्या? कोई खींच रहा है, कोई धकेल रहा है, ऐसा लगता है क्या? यस। नो। आपको दिक्कत
ट्रेन के खड़े रहने पे नहीं होती है, ट्रेन के कांस्टेंट वेलोसिटी पे चलने पे नहीं होती है। आपको पुश या पुल फील होता है जब वो स्पीड पकड़ रहा होता है या जब ब्रेक पड़ रही होती है, जब वो रुक रहा होता है। गाड़ी में भी बैठते हो, कार में भी आप बैठते हो, तो आपको सीट में धक्का कब फील होता है? जब कार चलना स्टार्ट करता है। जब वो अचानक ब्रेक मारता है तो आप आगे की ओर झुक जाते हो, ठीक है। लेकिन जब वो या तो रेस्ट पे खड़ा है या फिर कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा है, आप रोड का जर्क नेग्लेक्ट करो, ट्रेन का पटरी में जो हिलता है उसको आप नेग्लेक्ट करो, ठीक है। तो अगर मैं स्मूथ रोड अगर मैं अज्यूम करूं तो मैं कांस्टेंट वेलोसिटी से जब चलूंगा तो मेरे बॉडी में कुछ भी पुश या पुल फील नहीं होगा। अगर मेरा कार खड़ा है तो मुझे कोई भी पुश या पुल फील नहीं होगा। ये बात क्लियर? कब फील होती है? जब गाड़ी स्पीड पकड़ रही होती है, मतलब एक्सीलरेटेड होता है तो, या फिर ब्रेक लग रहा होता है, मतलब रिटार्ड हो रहा होता है तो। सो एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन के टाइम में ही मेरे बॉडी में कोई फोर्स फील होता है। ये बात क्लियर है? लगाता कौन है वो फोर्स? अब फिर से दो सिचुएशन देता हूं। ट्रेन खड़ी प्लेटफॉर्म में, ठीक है, इट इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द प्लेटफॉर्म। आप ट्रेन में बैठे हो, आपके ट्रेन के फ्लोर में जो वहां पे जो जहां पे पैर रखते हो, सपोज वहां पे एक बॉल रखा हुआ है, ठीक है। ट्रेन खड़ी है, आप भी बैठे हो, वो बॉल भी बैठा हुआ है। क्या वो बॉल अपने आप दौड़ने लगेगा क्या? आप बोलोगे नहीं, पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? बोलोगे न्यूटन्स लॉज एप्लीकेबल है। the ball is at rest, so it will try to be at rest unless some external force is applied। तो न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल हो गया। मतलब आपका ट्रेन का बोगी क्या बन गया? अगर उस ट्रेन के बोगी को अगर आप एक फ्रेम बनाओगे तो दैट फ्रेम इज इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, क्योंकि न्यूटन्स लॉ वहां लग रहा है, ठीक है। ट्रेन स्मूथली 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, आप भी चुपचाप बैठे रहोगे, आराम से पेपर पढ़ रहे होगे, पानी का ग्लास भर के आप सीट के ऊपर रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये मान के चलो आइडियली कोई देयर इज नो जर्क, है ना, जर्क वर्क नहीं है वहां पे, पटरी स्मूथ है। और अगर एक बॉल फ्लोर पे रखी है ट्रेन के, वो जो पैर जहां रखते हो वहां अगर रखी हुई है, तो देखना वो बॉल भी चुपचाप वहां बैठा रहेगा, देयर इज नो इशू। अगेन यू विल सी दैट अगर इस बॉल को चलना है तो किसी न किसी को फोर्स लगाना पड़ेगा। आप हाथ से लुढ़का दो, बॉल चलने लगेगा। नहीं लुढ़काओगे, वो आपके साथ ही बैठे रहेगा। दिन भर आप बैठे हो, वो भी दिन भर बैठे रहेगा। ऐसा होता है, आपने प्रैक्टिकल लाइफ में ऑब्जर्व किया। दैट मीन्स वंस अगेन एट दिस पॉइंट दैट बोगी इज द केस ऑफ इनर्शियल फ्रेम। ठीक, अब थोड़ा सा उल्टा सोचते हैं। ट्रेन रुका हुआ था प्लेटफॉर्म में, बॉल रखा हुआ फ्लोर पे, ट्रेन अचानक स्पीड पकड़ता है। आप तो ठीक है, झटका वटका लगा, आप संभल गए। उस बॉल का क्या होगा? बॉल विल मूव करेगा। किस डायरेक्शन में जाएगा? जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अरे इधर लगा। ऑपोजिट। अपोजिट टू व्हाट? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। है, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में बॉल चलेगा? सर डायरेक्शन ऑफ फोर्स में एक्ट करेगा। बॉल किस तरफ जाएगा? सिंपली पहले ये बताओ, बाद में फोर्स वगैरह का हम हिसाब किताब लगाएंगे। प्लेटफॉर्म पे ट्रेन खड़ी थी, फ्लोर पे बॉल रखा था, अचानक ट्रेन आगे की ओर बढ़ी, ठीक है, बॉल किधर जाएगा? बॉल सर पीछे बॉल लौटेगा। अपने जगह पे रहने की कोशिश करेगा, बस या ट्रेन आगे जाता है तो इसका मतलब देखिए, हम लोग को देखेंगे तो लगेगा वो बॉल पीछे गया। हाँ, आप तो ट्रेन में ही बैठे हो ना, यू आर सिटिंग ऑन दैट सीट। जैसे कि आप कार में बैठे होते हो, कार जब अचानक की ओर आगे की ओर जाती है तो आपको क्या लगता है? आपको सीट में धक्का महसूस होता है ना, आपको कोई किसी ने सीट में दबा दिया, ऐसा लगता है ना। तो वैसे ही उस बॉल को भी फील होगा। और ट्रेन अगर इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है तो बॉल इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना शुरू करेगा, ठीक।
अचानक रोल होना शुरू करेगा अपोजिट डायरेक्शन में। अब यहाँ पे उस बॉल को धक्का किसने लगाया? आप बैठे बैठे चुपचाप उस बॉल को देख रहे थे, कोई हाथ पैर लगाया नहीं उसने। ट्रेन अचानक आगे की ओर बढ़ी, बॉल भागने लग गया पीछे की ओर। आप बैठे बैठे देखे बॉल यहां रहना चाहिए था, बॉल भागते 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 वो दूसरे तरफ के दीवार पे जाके टकरा सकती है। किसने धक्का लगाया उस बॉल को? एयर। नो, बेचारे एयर को क्यों शामिल कर लिया? ट्रेन। तो अब हाँ या ट्रेन। नहीं। ट्रेन, यस ट्रेन बोल सकते हो, ट्रेन रिस्पॉन्सिबल है, बट ट्रेन उसको फोर्स नहीं लगा रहा है। वो बेचारा अपने मस्ती है, उसको आगे बढ़ना है, वो चल रहा है, उसको बॉल से कोई मतलब नहीं। बॉल तो खुद ही पता नहीं किस कारण से पीछे की ओर सरकने लग गया। ठीक है, तो थोड़ा सर अब इस चीज, फ्रिक्शन फोर्स भी आएगा क्या? फ्रिक्शन तो हमेशा अपोजिट लगता है। बॉल पीछे की ओर भागा तो फ्रिक्शन तो चाहता है कि रुक ही जाए, तो जा ही मत आगे। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो और अच्छे से भागेगा वो। सर आप बता दीजिए। यस, इसलिए अब कंसंट्रेट करो, क्योंकि यहीं से अब आपको समझ में आएगा कि रिलेटिविटी आपको समझ में आएगी कि नहीं आएगी। तो मैंने शुरुआत कहां से किया? ट्रेन रुका हुआ था प्लेटफॉर्म में, क्लियर? आप बैठे हो वहीं पे, साइड में एक बॉल रखा हुआ है, आप रेस्ट पे हो विथ रिस्पेक्ट टू दैट बोगी, बॉल भी रेस्ट पे है विथ रिस्पेक्ट टू दैट बोगी। वो पूरा का पूरा बोगी मेरा क्या बन गया है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो किसी को ले सकता हूं। तो अभी मैंने उस ट्रेन के बोगी को ही, मतलब ट्रेन को ही मैंने अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना लिया, और मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट पे था विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो मेरा बॉल भी रेस्ट पे, मैं भी रेस्ट पे, और हमको पता है जब तक कोई फोर्स लगाएगा नहीं हम दोनों चलने वाले हैं नहीं। मतलब न्यूटन्स लॉ 100% यहां पे एप्लीकेबल है। सो दैट बोगी एट रेस्ट इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन अचानक उसने स्पीड पकड़ी, जैसे अचानक स्पीड पकड़ा, उसके ऊपर जो बॉल रखा था वो पीछे की ओर लुढ़कना शुरू किया। अब मैं अचानक वहां देखता हूं कि फोर्स लगाया किसने? मैंने तो लगाया नहीं, कोई और उसको आके लात मारा नहीं, तो भागा क्यों पीछे की ओर? तो पता चलता है वो जो ट्रेन था वही एक्सेलरेट हो रहा था आगे की ओर, उसका स्पीड बढ़ रहा आगे की ओर, इसलिए वो बॉल पीछे की ओर हटा। ठीक है, और वो मेरा बोगी क्या था? मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के खुद मूव होने के कारण से आपके किसी पार्टिकल पे या उस बॉल पे वहां पे एक फोर्स लगना शुरू हुआ। लगाने वाला कोई नहीं है, खुद फ्रेम मूव हुआ, इसलिए वो बॉल मूव हुआ। ऐसा कहीं केस दिखाई दे तो समझ जाना ये इनर्शियल वाला केस नहीं है, दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ नॉन इनर्शियल केस। यहां न्यूटन्स लॉ नहीं लग रहे, क्योंकि न्यूटन लॉ ये बोलता है कि डायरेक्ट एक मुझे फोर्स दिखना चाहिए और उसी फोर्स के कारण से एक्सीलरेशन होना चाहिए। आपने फोर्स का वैल्यू भी निकाला है, F इज इक्वल टू ma, पढ़ते हो ना बार बार, F इज इक्वल टू ma। एक्सीलरेशन पता हो तो मैं फोर्स निकाल सकता हूं। तो उस बॉल में एक्सीलरेशन आया तो फोर्स कितना लगा, निकाल लूंगा कितना आया। लगाया कौन? तो लगाने वाला कोई बॉडी नहीं, वो फ्रेम के खुद के चलने से हुआ है, और इसलिए ये समझ जाना ये कौन सा केस है? ये नॉन इनर्शियल केस है। क्लियर? अब ट्रेन स्पीड पकड़ते पकड़ते फुल स्पीड पे आ गई, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। अब फिर से एक बॉल को रख के देखो, वो हिलेगा नहीं, वो चुपचाप वहीं पे बैठे रहेगा, भले ट्रेन 100 की स्पीड से चलता है। दिस इज वंस अगेन एग्जांपल ऑफ इनर्शियल केस। जब तक कोई फोर्स लगाएगा नहीं तब तक वो चलेगा। लेकिन अचानक ट्रेन में ब्रेक लग गया, मतलब हमारा फ्रेम खुद ही रिटार्ड होने लग गया, तो देखना अब वो बॉल आगे की ओर लुढ़क जाएगा। अब कौन फोर्स लगाया? तो बोलते फिर से कोई वहां लगाने वाला नहीं था, वो फ्रेम के स्लो होने के कारण से हुआ है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन इनर्शियल केस। और रुकते रुकते वो ट्रेन पूरा का पूरा स्टॉप कर गया। अब वो बॉल जहां पे रखा है वो वहीं पे रखा रहेगा जब तक कि कोई फिर से फोर्स ना लगाए। दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनर्शियल केस।
तो एक ही एग्जांपल में आप देखो, एक ही बॉडी, एक ही फ्रेम आपका इनर्शियल भी बन रहा है और नॉन इनर्शियल बन रहा है। वो ट्रेन वाले केस में जब वो प्लेटफॉर्म पे जीरो रेस्ट पे खड़ी थी, तो उस पूरे के पूरे ट्रेन को हम बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम, क्योंकि किसी बॉडी को चलना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा। 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी कांस्टेंट वेलोसिटी से, वो भी एग्जांपल है इनर्शियल का। रुक गई फिर से, वो भी एग्जांपल है इनर्शियल का। लेकिन दो केस गड़बड़ है, जब वो वेलोसिटी पकड़ रहा था और जब वो रुक रहा था। एक में पॉजिटिव एक्सीलरेशन और एक में निगेटिव एक्सीलरेशन। किसका? खुद ट्रेन का, खुद फ्रेम का। और उस केस में बॉल में बिना फोर्स लगाए भी या तो वो पीछे की ओर रोल कर गया था या वो आगे की ओर रोल कर गया था। और यहां पे हम बोलते हैं ओके, यहां तो न्यूटन फेल हो गया। और इसलिए ये दोनों केस क्या हैं? आपके नॉन इनर्शियल केस हैं। ठीक है, तो इसी ट्रेन वाले एग्जांपल के हिसाब से मुझे एक डेफिनेशन बना के सोच के देखो कि इनर्शियल फ्रेम का एक और डेफिनेशन अपने एक्सपीरियंस से मैं कैसे बना सकता हूं। ट्रेन की बोगी आपका इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल है? जब तो हमने तक तो वो देखा। कांस्टेंट है या तो सिर्फ, अगर सिर्फ ट्रेन चल रही है तो वो इनर्शियल है, या तो सिर्फ रुकी हुई है तो इनर्शियल है, लेकिन अगर उसका वेलोसिटी चेंज हुआ तो फिर नॉन इनर्शियल हो जाएगा। परफेक्ट, आगे समझ में। अब मेरा सेकंड डेफिनेशन को पढ़ के देखो, एग्जैक्टली आप ऐसे लिखो कि अगर कोई फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो वो इनर्शियल है, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं चल रहा है तो नॉन इनर्शियल है। क्लियर? इसलिए ये एग्जांपल दिया ताकि आप कोरिलेट कर पाओ। बुक में पढ़ना अलग चीज है, समझ में आना अलग चीज है। हो गया? आगे बढ़ूं? यस सर। ठीक। अब ये जो चीज लिखी हो, देखो मैं कोई नया चीज नहीं लिखा था यहाँ पे, बड़ा सा दिखता था जरूर, बट वो इसी का हिस्सा था ना, इसी का बाई प्रोडक्ट था ना। लेकिन हम ऐसा एनालिसिस हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन एनालिसिस करके रख लो, आपकी लाइफ आसान हो जाएगी, आगे का केस पढ़ने में आपको सुविधा जाएगा। अब यहाँ पे जो इतना बड़ा डेफिनेशन लिखे हो ना, उसको फिर से मैं निचोड़ निकाल के एक और डेफिनेशन बनाना चाहता हूं ताकि और मुझे इजी हो जाए। तो आप सिंपली ये देखो, जिस बॉडी को आप फ्रेम बनाना चाहते हो, ये देखो वो खुद एक्सेलरेटेड है कि नहीं है। आप ट्रेन वाले केस में देखो, जब वेलोसिटी जीरो था या वेलोसिटी कांस्टेंट था, दोनों ही केस में वो क्या था? इनर्शियल था। जब एक्सेलरेट हो रहा था या रिटार्ड हो रहा था तो वही फ्रेम क्या बन गया था? नॉन इनर्शियल। तो हम ये बोल देते सिंपली, जिस बॉडी को आप फ्रेम बनाना चाहते हो, अगर वो बॉडी खुद कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इनर्शियल। अगर वो एक्सेलरेटेड है तो नॉन इनर्शियल। तो कांस्टेंट वेलोसिटी वाले को तो लिख चुके हो पॉइंट नंबर 2 में, एक्सेलरेशन वाला आप और डाल दो। तो इसलिए नॉन इनर्शियल वाले साइड में आप एक लाइन जोड़ दो, इफ अ फ्रेम इटसेल्फ इज एक्सेलरेटिंग इट इज नॉन इनर्शियल। एक लाइन का डेफिनेशन, इफ ए फ्रेम इज एक्सेलरेटिंग, एक्सेलरेटिंग का मतलब हमेशा मैं समझना कि वेलोसिटी बढ़ रही है, निगेटिव एक्सेलरेशन भी हो सकता है। If a frame is accelerating, then the frame is non-inertial। है ना, नॉन यहां लिखा हूं इसलिए चलो यही लिख देता हूं उसको, नॉन इनर्शियल। जैसा इसमें डेफिनेशन नंबर 2 लिखा था, मैं डेफिनेशन नंबर 2 नॉन इनर्शियल साइड में लिखूंगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया? थर्ड एंड लास्ट, इसी पॉइंट को और मैं घुमा के और कैसे बोल सकता हूं। अभी तक हमने इस ट्रेन के बोगी को ही हमने देखा कि अगर ये बोगी जीरो वेलोसिटी से है तो इनर्शियल,
वेलोसिटी कुछ कांस्टेंट है तो भी इनर्शियल, अगर ये वेलोसिटी एक्सेलरेटेड है तो नॉन इनर्शियल, है ना। जब वो स्पीड पकड़ रहा है या रुक रहा है तो नॉन इनर्शियल। अब मैं फ्रेम को नहीं देखता, मैं उस बॉल को देखता हूं, ठीक। इस बॉल पे अगर मैं कोई फोर्स लगाता हूं इसके ऊपर, है ना, मार दिया, कुछ भी कर दिया, तो ये बॉल भागेगा, मतलब इसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब ये बॉल में एक्सेलरेशन किसके कारण से आया है? क्या मैंने कोई फोर्स लगाया है, या फिर ये वही वाला केस हो गया कि वो ट्रेन भागते भागते रुक रहा था या रुकते रुकते भाग रहा था, वो वाला केस है। अगर मैंने फोर्स लगाया है उसके कारण से ये बॉल भागा है, मतलब एक्सेलरेशन आया है, मतलब ये दोनों केस है। और अगर मान लो बिना फोर्स लगाए भी अगर भाग जाए तो ये वाला केस है। इसलिए मैं एक लाइन का डेफिनेशन फिर से लिखूंगा, जो ध्यान से लिखना इस बार, ठीक है। चलो लिखना शुरू करो। इफ देयर इज एनी एक्सेलरेशन इन बॉडी, if there is any acceleration in any body, it must be the direct consequence of any external force. It must be the direct consequence of any external force, and not due to the movement of frame itself. And not due to the frame itself. Then the frame is inertial. पढ़ के देखो क्या लिख डाला आपने। लिख लिए? अभी जो आपने डेफिनेशन लिखा है उसका मीनिंग क्या है? एक बॉडी है, सपोज बॉल, इस बॉल में मुझे एक एक्सीलरेशन दिखाई दिया, है ना, दिख गया कुछ एक्सीलरेशन, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जितना भी आया हुआ। ये एक्सीलरेशन किसके कारण से आया हुआ है? क्या मैंने फोर्स लगाया था उसके कारण से आया हुआ है, कि ये पूरा फ्रेम के चलने और रुकने के कारण से आया है? अगर फोर्स लगाने के कारण से आया है तो इनर्शियल, अगर फ्रेम के चलने रुकने के कारण से आया है तो ये केस बनता है नॉन इनर्शियल का। अब क्लियर? किसी बच्चे ने क्वेश्चन किया था ना कि कैसे पता चलेगा कि वो इनर्शियल, कैसे प्रूव करोगे? ऐसे ही प्रूव करोगे, एकदम सिंपल सा ट्रिक। क्या वहां पे कोई बॉडी है, क्या उसमें कोई एक्सेलरेशन है? आंसर इज यस। वो एक्सेलरेशन किसके कारण से आया है? क्या आपको कोई फोर्स लगता हुआ दिख रहा है? आंसर इज यस, इनर्शियल। फोर्स लगाने वाले का आता पता नहीं है, फिर भी वो चल रहा है, फिर भी उसमें उसके स्टेट में चेंजेस हो रहा है, नॉन इनर्शियल। क्लियर? हो जाएगा यहां तक? ठीक है। जब इधर 3 लिख लिए तो उधर तो 2 ही हुआ। एक और पॉइंट जोड़ लो, नॉन इनर्शियल सेगमेंट। आप सब लोग जहां जहां बैठे हो वहां पंखा तो चल रहा होगा, चल रहा है ना? यस सर। हाँ, कूलर है, कूलर में तो पंखा होगा। हमको ब्लेड से मतलब है, ठीक। क्या वो कम ज्यादा हो रहा है उसका रोटेशन, कि कांस्टेंट है? कांस्टेंट है सर। कांस्टेंट। कांस्टेंट है। उसका क्या चीज कांस्टेंट है?
उसका स्पीड कांस्टेंट है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है? स्पीड। स्पीड, ठीक है। व्हाई नॉट वेलोसिटी? क्योंकि टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा। वेलोसिटी चेंज होता है बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और जैसे जैसे उस पंखे का ब्लेड घूम रहा है, पहले यहाँ पे था तो इधर की ओर जा रहा था, यहाँ पे था तो इधर की ओर जा रहा है, यहाँ पे आता है तो इधर की ओर जा रहा है। भले ही उसका आरपीएम राउंड पर मिनट कांस्टेंट है, बट डायरेक्शन हर पॉइंट पे बदल रहा है। और आपने पढ़ा है दो वेक्टर इक्वल होता है अगर दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर हो और डायरेक्शन भी सेम हो। यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड तो बराबर है लेकिन डायरेक्शन बदल रहा है, एंड देयरफॉर वेलोसिटी इज चेंजिंग। और जब भी वेलोसिटी चेंज होगा हम बोलते हैं एक्सीलरेशन हो रहा है। तो आपके पंखे का ब्लेड का स्पीड कांस्टेंट होते हुए भी ये केस है एक्सीलरेशन वाले मोशन का, ठीक है। तो एनी सर्कुलर मोशन may be having constant speed but still it is the case of accelerated motion because velocity is changing at every point. Agree? और इसलिए कोई सा भी अगर फ्रेम खुद अगर सर्कुलर मोशन में है तो उसका वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो नहीं सकता। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकता तो वो कौन सा केस है? इनर्शियल केस है कि नॉन इनर्शियल केस है? नॉन इनर्शियल। वेरी गुड, नॉन इनर्शियल, ठीक है। तो नॉन इनर्शियल साइड में सीधा सा एक लाइन का डेफिनेशन लिख लो। इफ अ फ्रेम इज हैविंग सर्कुलर मोशन इट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, इफ अ फ्रेम इज हैविंग सर्कुलर मोशन इट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो इस तरीके से आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ लिया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के टाइप्स पढ़ लिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के टाइप्स के तीन तीन डेफिनेशन भी पढ़ डाले विथ एग्जांपल, कौन से केस में कौन इनर्शियल होगा और कौन सा नॉन इनर्शियल होगा। ठीक है, यहां तक चीजें कंट्रोल में है? अगर कंट्रोल में है तो आप लोग खुश हो जाइए, आपको रिलेटिविटी समझ में आ जाएगा, बिकॉज इसके बाद अब उसका मैथमेटिकल पार्ट चालू होगा। ठीक है, तो थियोरिटिकल पार्ट इतना अगर आप होल्ड कर सकते हो तो रिलेटिविटी आप आसानी से निकाल लोगे आप। ठीक है, लगती है बात बहुत छोटी छोटी लगती है, बुक में जब पलटोगे ना, किसी बुक को उठा करके देखोगे तो लगता है अरे ये टॉपिक तो छोटा छोटा है, इसको निकालो। ठीक है, उसके बाद जब अंदर पढ़ोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, सो अब इसको आप होल्ड करके रखना, अब ये आगे आपको काम आएगी। ठीक, मैंने कल ही इस बात को बोला था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक छोटा क्वेश्चन आता है, थोड़ा बड़ा अगर देना होगा, ज्यादा नंबर के लिए देना होगा तो क्या बोल देगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और उसके टाइप्स को डिफाइन करो या उनके बीच में अंतर बताओ। अब देखो आपने तीन तीन अंतर लिखे दोनों साइड में। ठीक, अब इसमें एक छोटा सा डेरिवेशन पार्ट आएगा, और डेरिवेशन पार्ट ये बोलता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन कहीं पे भी निकालो, सभी इनर्शियल फ्रेम में किसी बॉडी का एक्सीलरेशन एक जैसे आता है। ये प्रूफ करने आएगा, अगर ये आ गया तो पूरा का पूरा 10 नंबर का क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अब यहां से हमारा मैथमेटिकल पार्ट भी थोड़ा थोड़ा शुरू हो जाएगा, और अब ज्यादा नहीं लेता, यहाँ पे छोड़ता हूँ, थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा गर्म हो गया होगा, थोड़ा ठंडा कर लो। ठीक है, सो कल के लिए आप टॉपिक लिख लो, चलो एक टॉपिक डाल लो आप लोग, एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी is same for all inertial frames of references. Acceleration of a body is same for all inertial frames of references. और इसलिए बोलता हूं रिलेटिविटी में फ्रेम बस लिख दिया तो गड़बड़, जबरदस्ती का इनर्शियल लिख दिया तो गड़बड़, नॉन इनर्शियल लिख दिया तो गड़बड़।
तो जहां पे इनर्शियल लिखना है वहां इनर्शियल लिखना है, जहां नॉन लिखना है वहां नॉन लिखना है ना। तो इसलिए बोला एक एक वर्ड का मीनिंग है, ध्यान रखना इस चीज को। ये जो प्रूफ करने जा रहे हो किसके लिए प्रूफ करोगे? ओनली फॉर इनर्शियल। नॉन इनर्शियल में क्या होगा कोई नहीं बता सकता, वो तो सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करेगा। बट इनर्शियल के केस में किसी बॉडी का एक्सीलरेशन एक जैसे आएगा। ये प्रूफ हम कल देखेंगे।